संबंध अभी हम लोगों के बैच में हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ है। और ये आवश्यक टॉपिक माना जाता है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। क्यों इंपॉर्टेंट है सुनिएगा। ब्लड रिलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चन हर स्टूडेंट कर लेता है, सबको आते हैं। और जिस वजह से एग्जामिनर इसमें आपके साथ थोड़ा सा शंकामण करता है, वो करता क्या है कि वो थोड़े से रिश्ते कंफ्यूजिंग वाले देता है, और जहां पर आपसे छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। ठीक है, चलिए ब्लड रिलेशन। अब इसमें आप कुछ बेसिक बात सीख लीजिए कि जो रिश्तेदारी है, जो भी रिश्तेदारी है, जो रिश्तेदारी है वो आपको इंग्लिश में याद करनी पड़ेगी। मतलब ये कि हिंदी में तो आपको पहले से याद है कि पिताजी के बड़े भाई को ताऊ जी कहते हैं, पिताजी के छोटे भाई को चाचा कहते हैं, नेफ्यू माने भतीजा, नीस माने भतीजी, सबको पता है ना। मतलब हिंदी में ज्यादातर रिश्तेदारी पता है, लेकिन आपको इंग्लिश में भी याद करनी पड़ेगी। तो इंग्लिश में ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ही है जो आपके लिए मतलब का है। वो ये है कि जैसे एक शब्द आता है अंकल। अंकल, तो अंकल जो है वो पिता पक्ष में भी होते हैं और मम्मी पक्ष में भी होते हैं। पापा के साइड से भी अंकल मिलते हैं और पिता मम्मी के साइड से भी मिलते हैं। तो आमतौर पे जब भी कभी अंकल शब्द आता है तो हमें एक ही बात पता होती है, अंकल माने चाचा, जबकि ये अधूरी बात है, ऐसा नहीं। पापा के साइड से अंकल किनको किनको कहते हो? एक तो चाचा अंकल कहलाते हैं, ताऊ जी भी होते हैं, उसके अलावा फूफा जी, ये भी अंकल की श्रेणी में आते हैं। ये पापा के साइड से होते हैं। मम्मी के साइड से अंकल किनको किनको कहा जाता है? मामा और मौसा। सर इस दुनिया में ये 5 लोग अंकल होते हैं, 5 लोग, ये तीनों और ये दोनों, ये 5 लोग अंकल होते हैं, लेकिन हम केवल एक को जानते हैं। हमसे कोई पूछता अंकल मतलब, जबकि ये 5 अंकल होते हैं। ठीक है, अगर हम अपनी बात करें, मैं अगर इन 5 को अंकल कह रहा हूं तो मैं खुद इनका क्या कहलाऊंगा? तो मैं इन तीनों का तो मैं कहलाऊंगा भतीजा, और इन दोनों का तो मैं कहलाऊंगा भांजा। सही बात है, इनकी तरफ से भतीजा, इनकी तरफ से भांजा। चाहे भतीजा हो चाहे भांजा हो, इंग्लिश में कहते हैं नेफ्यू। क्या कहते हैं? नेफ्यू। सही है, क्या कहेंगे? नेफ्यू। नेफ्यू माने भतीजा या भांजा। अच्छा, मेरी जो बहन है ना, मेरी बहन, वो भी अंकल कह रही है इन लोगों को, और वो इनकी कहलाएगी नीस। क्या कहलाएगी? नीस। नीस माने भतीजी या भांजी। एक रिश्ता ये है जो आपको बड़ा परेशान करेगा, इसलिए मैंने इसको डिस्क्राइब किया। इसके अलावा एक और संबंध समझ लीजिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है कजिन। ये भी बड़ा परेशान करता है, कजिन। क्या होता है इसका मतलब? हाँ, इसकी सही परिभाषा ये होती है जो हम लिख रहे हैं, सगे भाई या बहन को छोड़कर, सगे भाई या बहन को छोड़कर, सगे भाई या बहन को छोड़कर जो भी भाई बहन होते हैं इस दुनिया में, जो भी भाई बहन होते हैं, सगे भाई बहन को छोड़कर, सगे भाई या बहन को छोड़कर जो भी भाई बहन होते हैं वो सब कजिन होते हैं। वो सब कजिन होते हैं, वो सभी कजिन होते हैं। सगे वाले को छोड़ दो, बाकी उसके अलावा जितने भी भाई बहन हैं सब कजिन। सगे भाई बहन को छोड़कर जितने भी भाई बहन होते ना, चचेरा भाई चचेरी बहन, मौसेरा भाई मौसेरी बहन, फुफेरा भाई फुफेरी बहन, ममेरा भाई ममेरी बहन, बहुत सारे भाई बहन होते हैं। तो जितने भी भाई बहन तुम्हारे घर खानदान में जितने हो सब कजिन होते हैं, सिवाय सगे भाई बहन को छोड़कर। तो फिर सगे भाई बहन की बात आई तो फिर क्या किया जाए? तो सगे भाई बहन को बोलते हैं सिबलिंग। क्या बोलते हैं? सिबलिंग। सिबलिंग, सिबलिंग का मतलब होता है सगे भाई या बहन। अगर 2 सगे भाई भाई हैं तो भी सिबलिंग, 2 सगी बहनें बहनें हैं तो भी सिबलिंग, या एक भाई एक बहन है तो भी सिबलिंग। तो जो सगे भाई बहन होंगे उनको क्या कहा जाएगा? सिबलिंग। और सगे के अलावा जितने भाई बहन होंगे वो सब कजिन आते हैं। ठीक है, तो एक तो रिश्ता ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको गलती करवाई जाएगी आपसे, और एक अंकल है इंपॉर्टेंट आपके लिए। इसके अलावा आपको 2 शब्द लिखे हुए मिलेंगे, पैटर्नल और मैटरनल। मतलब तो समझ ही लीजिए जल्दी से पहले। पैटर्नल जैसा कि आगे पा लिखा है, पा मतलब पापा, माँ मतलब मम्मी,
पैटर्नल मतलब पिता पक्ष से, और मैटरनल मतलब मम्मी या मातृ पक्ष से, ठीक है। तो आपको ऐसे रिश्ते दिए जाएंगे, पैटर्नल ग्रैंडफादर, एक शब्द दिया गया पैटर्नल ग्रैंडफादर। अच्छा ये बताओ पैटर्नल ग्रैंडफादर, वैसे ग्रैंडफादर का मतलब होता क्या है? तो ग्रैंडफादर का मतलब केवल दादा ही होता, नाना नहीं होता ना, होता है। ग्रैंडफादर केवल ग्रैंडफादर, केवल ग्रैंडफादर बोला गया, तो केवल ग्रैंडफादर बोला गया तो बेटा पापा के साइड से भी होते हैं, मम्मी के साइड से। पापा के साइड से जो ग्रैंडफादर होते हैं वो दादाजी होते हैं, और मम्मी के साइड से जो ग्रैंडफादर होते हैं वो नाना जी होते हैं, सही बात है। तो अगर आपसे केवल ग्रैंडफादर बोलेंगे तो दादा या नाना दोनों, लेकिन अगर हमने पैटर्नल लगा दिया तो पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब पापा के साइड वाले होंगे, तो अब दादाजी माने जाएंगे। बात समझ में आई? अगर मैटरनल ग्रैंडफादर बोलते तो नाना बोलते, अगर केवल ग्रैंडफादर बोलते तो दादा या नाना दोनों। क्या बात समझ में आ रही? अच्छा ये हमारी बेसिक रिलेशनशिप है, इनको बोलते हैं नेचुरल रिलेशनशिप, प्राकृतिक रिश्ते। ब्लड रिलेशन बहुत लोग लगा लेते हैं, सबको पता है, लेकिन सर ब्लड रिलेशन में एक छोटी सी बात है जो हम लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं। वो क्या होती है कि आपको वो 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन से रिश्ते प्राकृतिक है और कौन से प्राकृतिक नहीं है। तो नेचुरल रिलेशनशिप और नॉन नेचुरल रिलेशनशिप कौन कौन सी होती है? तो देखिए नेचुरल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक रिश्ते होते कौन से? जैसे ही कोई बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है, जैसे ही कोई बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है तो उसके कुछ रिश्ते होते हैं जो पहले से फिक्स हो जाते हैं। कभी कभी ध्यान देना, जन्म लेने से पहले ही फिक्स हो जाते हैं। बच्चे का जन्म हुआ भी नहीं अभी, लेकिन घर परिवार के लोग बोलने लगते हैं मैं चाचा बनने वाला हूँ, मैं फूफा बनने वाला हूँ, मैं मामा बनने वाला हूँ, मैं दादा बनने वाला हूँ। सुना है कि सुना है ना? तो मतलब ये कि उनको पहले से पता है कि जो बच्चा इस दुनिया में जन्म लेगा उससे मेरा ये रिश्ता होगा ही होगा, वो फिक्स होता है। जन्म लेते ही उसको पता होता है, बच्चे को बता दिया जाता है कि देखो तुम अब बड़े हो गए, थोड़ा सा बड़ा हुआ, समझदार हुआ, जरा सा साल 6 महीने का, देखो ये तुम्हारे फूफा है, ये तुम्हारे मामा, ये पहले से फिक्स था। बच्चे के पैदा होने से पहले से फिक्स था, ये चाचा, ये मामा, ये ताऊ, ये फूफा, ये मौसा। ऐसा तो नहीं कि बच्चा जन्म लेने के बाद अब बच्चा खुद डिसाइड करेगा कि पापा किसे बोलेंगे, ऐसा तो नहीं है, पहले से फिक्स रहता। तो सर ये जितने भी मामा, फूफा, मौसा, अंकल, चाचा, ताऊ जितने हैं, ये सारे रिश्ते फिक्स होते हैं, सब फिक्स होते हैं, ये सब प्राकृतिक होते हैं। प्राकृतिक ये अपने आप भगवान ने डिसाइड कर दिए हैं कि बच्चे का जन्म हुआ, ये रिश्ते तय हैं, ये होते हैं प्राकृतिक रिश्ते, समझ रहे? अब इसके अलावा अगर प्राकृतिक रिश्ते ये हो गए जो बच्चे के जन्म लेने से पहले से फिक्स होते हैं और जन्म लेने के बाद उसको पता होता है ये, तो फिर सर अप्राकृतिक रिश्ते कौन से होते हैं? वो रिश्ते जो वो जन्म लेने के बाद बनाता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जो फुफेरा भाई, फुफेरी बहन, मौसेरा भाई, मौसेरी बहन, ये ज्यादा क्लोज है एक पति पत्नी के रिश्ते से। सोचो कैसे? पति पत्नी का रिश्ता, जब ये जो रिश्ते होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ और इन लॉज रिलेशनशिप, ये होते हैं अप्राकृतिक रिश्ते। जब किसी बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेते ही उसके ये सब तो तय होते हैं, लेकिन जन्म लेने के बाद उसकी शादी किससे होगी ये भी भगवान ने तय किया है क्या? नहीं। वो लोग बोल देते हैं कि भगवान ने तय किया, लेकिन सच्चाई ये है कि शादी किससे होगी वो लड़का या उसके घर वाले खुद तय करते हैं। तो ये अप्राकृतिक है। वो पत्नी किसको कहेगा या लड़की है तो पति किसको कहेगी ये बाद में फिक्स होता है। किसको सास कहेगा, किसको ससुर कहेगा, किसको साला, किसको साली, वो बाद में फिक्स होता है। वो होते हैं अप्राकृतिक रिश्ते जो कि बाद में बनाए जाते हैं, समझ रहे हैं? उनको बोलते हैं इन लॉज रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं सर? इन लॉज रिलेशनशिप। मतलब ये रिश्ते होते हैं प्राकृतिक और ये रिश्ते होते हैं अप्राकृतिक। अब ये इन लॉज रिलेशनशिप क्या होती है? देखो इन लॉज रिलेशनशिप क्या होती है? जब किसी एक परिवार का लड़का किसी अन्य परिवार की लड़की के साथ एक कानूनी तौर पे शादी करता है, कानूनी तौर पे वैध विवाह करता है, लीगल मैरिज करता है। मैरिज शुड बी अकॉर्डिंग टू लीगल एक्टिविटीज। जो विवाह है वो कानूनी तौर पे वैध होना चाहिए, ऐसी शादी करता है। समझ लो कानूनी तौर पे वैध का मतलब क्या होता है? एक तो वो शादी वही जो हम लोग देखते हैं कि जैसे बैंड बाजा, पंडित जी, मेहमान, खाना, सुना है ना? एक तो हो गई। उसके अलावा एक शादी और होती है जो मैरिज रजिस्ट्रार ब्यूरो में होती है, कोर्ट मैरिज सुना होगा आपने, ठीक है?
ये सारी, चाहे वो हिंदू समुदाय हो, मुस्लिम समुदाय हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, कोई भी धर्म हो, सबकी मैरिज का बकायदा उसमें वर्णन किया गया है कि कानूनी विवाह, वैध विवाह किसको माना जाएगा। तो जब उसके अनुसार शादी करता तो उसमें होता क्या है, शादी के लिए रीति रिवाज पूरे होने चाहिए, धर्म पुरोहित का होना जरूरी होता है। धर्म पुरोहित मतलब धर्म का जानकार, हिंदू हो तो पंडित जी चुटिया वाले, मुस्लिम समुदाय हो तो काजी साहब, कबूल है वाले, अच्छा ईसाई समुदाय हो तो चर्च के पिताजी जरूरी है, फादर जी आप बोलते हो। ऐसे हर एक धर्म के अलग अलग जो धर्म गुरु हैं, जिनको धर्म पुरोहित कहा जाता है, उनकी उपस्थिति रहनी चाहिए। इसके अलावा धर्म पुरोहित हो गए, शादी लीगल तौर पे हो गई, साथ ही साथ उसमें गवाह का होना जरूरी होता है, विटनेस जिसे बोलते हैं, जिनकी मौजूदगी में शादी की जा रही है। ठीक है, तो जब ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है और दोनों ही लड़का लड़की होशो हवास में होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि कोई नशा वशा करवा के नहीं पिक्चरों में देखते हैं, वो सब नहीं, बिल्कुल होशो हवास में शादी करनी चाहिए, पागल व दिवालिया ना हो, बालिग हो, सोच समझ हो, तब जाके शादी का विवाह होता है। इसीलिए इस रिश्तेदारी को बोला जाता है इन लॉज रिलेशनशिप। सर इन मतलब होता है वे हिंदी में, और लॉ मतलब होता है कानून या विधि कह सकते हो, विधि, और रिलेशनशिप का मतलब होता है रिश्तेदारी। तो कानून में रिश्तेदारी, कानून के अनुसार रिश्तेदारी, ये होती है लॉज रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है कि लड़के और लड़की की शादी जब कानूनी तौर पे लीगल होती है, तब ये लड़का इस लड़की को कहता है पत्नी और ये लड़की इसको कहती है पति, तब ये वैध विवाह माना जाता है। और जब किन्हीं दो लोगों की शादी हो जाती है तो ये लड़का लड़की जो पति पत्नी होते हैं, पति पत्नी होते हैं, जो ये पति पत्नी होते हैं या दंपति होते हैं, सुना होगा आपने, इनको कहते हैं स्पाउस। क्या कहते हैं? स्पाउस। सी होता है ना सर, सी होता है, एस होता है, एस होता है, हाँ, SPOUSE, सही। स्पाउस माने पति पत्नी या दंपति। इसी को एक नाम और बोला जाता है जीवन साथी। मतलब क्या हुआ कि एक पति के लिए उसकी पत्नी स्पाउस होती है और पत्नी के लिए उसका पति स्पाउस होता है, एक दूसरे के स्पाउस कहलाते हैं। हिंदी में लिखना चाहो आधा सा पा आ की मात्रा, छोटा ऊ और सा, स्पाउस हो गई, सही। स्पाउस समझ में आया? स्पाउस माने क्या? जीवन साथी, पति पत्नी, होने वाला या होने वाली, चलिए क्या, कोई बात नहीं, ठीक, ये स्पाउस हो गए, ये रिश्ते हो गए। अच्छा, जब कोई रिश्ता लीगल तौर पर जुड़ जाता है तो उस रिश्ते में फिर वो रिश्ता प्राकृतिक नहीं था, वो रिश्ता कानूनी तौर पे था, कानूनी तौर पे। इसलिए उस रिश्ते में आगे इन लॉ लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है? सुनो, एक लड़के की जब एक लड़की से शादी हो जाती है तो लड़का अपनी पत्नी के माता पिता को कहता है कि जैसे देखो तुम्हारे माता पिता हैं, आज से वो मेरे भी माता पिता हो गए, आज से मैं भी उनको माता पिता मान लेता हूँ, मेरे अपने वाले तो नहीं, वो भी हमारे हो गए। तो उनको कहता है हिंदी में सास ससुर, सुना है? सास ससुर। और इंग्लिश में उनको अगर सीधे सीधे फादर और मदर कहने लगता तो दिक्कत ये आ जाती कि ये भी मम्मी पापा, वो भी मम्मी पापा, ये भी फादर मदर, वो भी फादर मदर, तो दो दो पिता दो दो मम्मी, अजीब नहीं लगता? तो इसलिए क्या बोला जाता है कि वो मम्मी पापा तो हैं लेकिन कानून में है, वो कानून में है तो क्या बोलते हैं उनको? फादर हैं तो, लेकिन किसमें? कानून में। फादर इन लॉ, कानून में पिताजी, कानून के अनुसार पिताजी, और वो हमारी मम्मी तो है लेकिन मदर किसमें? कानून में, मदर इन लॉ। तो कहता है कि फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। तो माता पिता कहते हैं कि बेटा आज से तुमने हमको माता पिता मान लिया, तो चलो आज से तुम भी हमारे बेटे। तो हिंदी में कहते हैं दामाद और इंग्लिश में कहते हैं सन तो हो, लेकिन किसमें? कानून में, सन इन लॉ। क्या बात समझ में आ रही है? पति जो होता है वो अपनी पत्नी के भाई बहनों को भी भाई बहन स्वीकार कर लेता है। हिंदी में कहते हो आप लोग साला साली वगैरह वगैरह कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। इसी प्रकार से लड़की जो है पत्नी, वो भी अपने पति के परिवार वालों को अपना परिवार मान लेती है। क्या बात समझ पा रहे हैं सर? ठीक है, ये हो गई इतनी सी बात। देखिए सवाल, अरे इसको क्या नोट करने वाला है? करना है क्या? जल्दी करो, शिकस्त करने वाले लगे। जीवन साथी नोट कर रहे हैं? नहीं, रेजिमेंट से सीख लो, काम आती है। पता चला कहीं चले जा रहा हो घूमने फिरने, एक बाजार गए या कहीं शादी रात में गए, किसी ने तुमसे कहा, तुम्हारे पास कोई बालिका आई, उसने कहा क्या आप मेरे सिबलिंग बनोगे? आपने दांत दिखाया, हाँ बोल दिया। तो सोच लो किसमें हाँ बोलना है, किसमें ना बोलना है।
उसने कहा सिबलिंग बनोगे तो बड़े खुश हो गए, अरे वाह, तुम हाँ बोल के चले आए। अरे सोच लो कब ना बोलना है, कब हाँ बोलना है ना। अगर वो बोले क्या मेरे स्पाउस बनोगे, बिल्कुल बनेंगे, चलो नहीं बनते हैं, चल के तुरंत रेडी हो जाओ। लेकिन सिबलिंग बोले तो तुरंत भाग खड़े हो वहां से। तो इसकी अंग्रेजी की रिश्तेदारी पता होनी चाहिए, है ना, इसलिए जानकारी भी होना चाहिए। खैर जल्दी से कुछ नोट करने वाला नोट करो, फिर हम सीधे सवाल पे आते हैं। जी हाँ, जो ये नॉर्मल तरीका होता है, जो टेंट लगता है, गेस्ट हाउस वगैरह, ये भी लॉ ही है। इसमें देखो होता क्या है, कानून में हमने, चूंकि हमको ही पढ़ाया गया, हमको मैरिज एक्ट पढ़ाया गया है। जब लॉ कर रहे थे, मैं एलएलबी कर रहा था, तो हमको हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, इनके अंतर्गत पढ़ाया गया था कि विवाह कब उचित माना जाता है और कब वैध माना जाता है और कब विवाह विच्छेद होता है। तो उसमें हमको पढ़ाया गया था कि जो भी विवाह हो उसमें गवाह होने चाहिए, लड़का लड़की पूरी तरह से होशोहवास में होने चाहिए, प्लस धर्म पुरोहित होने चाहिए, पंडित जी, और जो भी उस धर्म के रीति रिवाज होते हैं वो रीति रिवाज पूरे होने चाहिए। तो उन्हीं रीति रिवाजों के चलते ही शादी होती है गेस्ट हाउसों में। आपको पता है पंडित जी होते हैं, सबको पता है, वीडियोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी में पंडित जी भी होते हैं, देखो उनकी फोटो भी आती है, देखो हजार कुछ। कोई दुनिया की ऐसी शादी हो ही नहीं सकती कि गेस्ट हाउस में शादी हो रही हो पंडित जी की फोटो ना आए, क्योंकि अगर पंडित जी की फोटो नहीं आई तो वैध विवाह नहीं माना जाएगा। वैध विवाह का मतलब ये कि अगर कल को मुकदमाबाजी हो जाए तो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है और तुम लोग जो खाना खाने पहुंच जाते हो कपड़े पहन के राजा बेटा बन के, तुम सब गवाह होते हो, वो पता नहीं तुम सब विटनेस होते हो, ये बताया जाता है इन सब की मौजूदगी में हुई थी शादी, देखो खा रहे खाना सब, तुम सब गवाह होते हो, तुमको पता भी नहीं होता। पंडित जी भी होते हैं, ठीक, प्लस रीति रिवाज जो भी होते हैं हिंदू समुदाय के या मुस्लिम समुदाय के, वो सारे पूरे किए जाते हैं। तो वो उनमें भी लॉ लगता हो, समझ रहे, उनमें भी लॉ लगता। हाँ बिल्कुल आएगा भैया, मम्मी के साइड से भांजा ही होता है, भांजा ही होता है। मौसा लोग बोल देते हैं, उनको पता ही नहीं मौसा को क्या बोलना चाहिए। मौसा और मामा दोनों का भांजा होता है। एक्चुअली में मौसा कोई रिश्ता नहीं होता, रिश्ता होता मौसी। मौसी ही तो पहले बनी थी, बाद में मौसा तय हुए ना, ठीक है। तो देखा जाए तो इस लड़के की मम्मी का सीधा संबंध मौसा से नहीं है, मौसी से है। तो मौसी का तो भांजा हुआ, अगर मामा का भांजा हुआ तो मौसी का भी भांजा हुआ, और अगर मौसी का भांजा हुआ तो मौसा का भी भांजा ही हुआ। पर मौसा जी क्या होते हैं, भांजा बोलना पसंद नहीं करते। अगर भांजा बोलेंगे तो मौसा जी जो है वो इनकी मम्मी के भाई हो जाएंगे, जो कि मौसा जी लोगों को अच्छा नहीं लगता है, समझ रहे हैं। इसलिए मौसा बड़े खुराफाती होते हैं, कलाकार होते हैं, क्या कहते हैं, तो हमारे भतीजा हो, जबकि होते क्या है, भांजा है, समझे। बड़े रिश्तों में दांव पेच है भैया। क्या चलिए सीधे बात को आगे बढ़ाते हैं। आपसे जो भी मौसा हो, लेकिन मौसा तो आप भांजा ही है, ध्यान रखना। चलिए खैर बात को आगे बढ़ाते हैं। सर ये रिश्तेदारी हो गई, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए सर, लिखिएगा क्वेश्चन, लिखिएगा। सुनीता का परिचय देते कराते हुए, सुनीता का परिचय कराते हुए रोहित कहता है, सुनीता का परिचय कराते हुए रोहित कहता है कि, रोहित कहता है कि वह मेरी माता के इकलौते बेटे, वह मेरी माता के इकलौते बेटे, मेरी माता के इकलौते बेटे की पत्नी है, मेरी माता के इकलौते बेटे की पत्नी है, मेरी माता के इकलौते बेटे की पत्नी है। तो बताइए, तो बताइए, तो बताइए, तो बताइए कि सुनीता से रोहित का क्या संबंध है। तो बताइए कि सुनीता से रोहित का क्या संबंध, तो बताइए कि सुनीता से रोहित का क्या संबंध। लिख लिया? हाँ भाई आंसर बताएंगे।
ये बात करिए ना, आपको ऑप्शन दिया गया है, पहला पत्नी, दूसरा बहन, तीसरा पति पत्नी, चौथा पति और पांचवा माता। ये ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन बोलो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। हाँ भाई, चौथा किसी को नहीं लग रहा है पहला? सोच लो, बदलने नहीं देंगे बात में। अभी वक्त है, बदलना चाहोगे? ना बदलो, सही है, बिल्कुल सही है। चलिए, क्या मुद्दे पे आते हैं, आइए सवाल देखते हैं। सवाल क्या था बताइए? किसका परिचय कराते हुए? सुनीता का परिचय कराते हुए रोहित कहता है। आइए देखते हैं। यह है सुनीता जी और यह है रोहित जी। देखिए, हम सवाल को इस तरीके से इसलिए जानबूझकर आपको सिखाते हैं, इससे क्योंकि जब ये मेथड एक बार आप सीख लोगे तो इससे दुनिया का हर सवाल हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, आपके पजल वाले क्वेश्चन जो है वो भी इससे बड़ी आसानी से हो जाते हैं। इसलिए जानबूझ के हम आपको ये तरीका सिखाते हैं कि एक बार सीख लो, हमेशा काम आएगा। सुनीता का परिचय कराते हुए रोहित कहता है, तो जिसका परिचय करा रहा है उसके बारे में कहेगा, जिसका परिचय करा रहा है उसके बारे में कहेगा। उसके बारे में क्या कह रहा है आप ये बताओ, क्या कह रहा है बताओ? हाँ, कि वो जो सुनीता है ना, वो जो सुनीता है वो मेरी माता की, मेरी माता मतलब किसकी माता? रोहित की, मेरी माता की। अब रोहित की माता बनानी है तो माता चाहे तुम नीचे से बनाओ, चाहे इधर बनाओ, चाहे इधर बनाओ, चाहे ऊपर बनाओ, कहीं भी बना दो जहां तुम्हारी इच्छा हो। मैं आपको बता रहा हूं, ये कभी मत सोचना कि माता एक पीढ़ी ऊपर होती तो ऊपरी बनेगी और पति पत्नी भाई बहन बगल में बनेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। वो उनमें होता है, वो तरीका होता है, लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं उसमें तो कुछ भी कहीं बना दो, सबसे आंसर सही आएगा। तो क्या बोलता है रोहित ये कह रहा है कि वो जो सुनीता है ना, वो मेरी माता की, मेरी माता मतलब रोहित की माता, चलो लिखे दे रहे रोहित की माता, मेरी माता के, बोलो आगे, इकलौते बेटे, मेरी माता के इकलौते बेटे की पत्नी है, पत्नी है। क्यों भाई, बात सही? पत्नी। अब समझो, ये जो रिश्ता लिखा जाता है ये बेटा उसके लिए लिखा जाता है जिसकी तरफ ये तीर का निशान होता है, एरो होता है। माता इनको कहा गया है, इकलौता बेटा इनको कहा गया है, जिसकी तरफ ये तीर का निशान होता है रिश्ता उसी के लिए बोला जाता है। अच्छा, साथ ही साथ एक काम और करेंगे कि जो पुरुष होंगे उनको हम प्लस निशान से दिखाएंगे और जो महिलाएं होगी तो माइनस से। इसके पीछे एक लॉजिक ये भी सोच सकते हो, पा मतलब प्लस और मां मतलब माइनस। सही बात है। अब देखो, रोहित की मम्मी ये, जाहिर सी बात है माइनस होगी, इकलौता बेटा प्लस, पत्नी माइनस। रोहित को नाम के आधार पर प्लस मान लेते, रोहित लड़का ही होगा, पक्की बात है। रोहित की मम्मी ये, मम्मी का एक ही बेटा है, रोहित की मम्मी का एक ही बेटा है तो वो रोहित ही होगा इसका मतलब। रोहित की मम्मी का एक ही बेटा है तो क्या वो बेटा रोहित ही होगा? तो क्या इस जगह पर भी रोहित लिख सकते हो कि नहीं? रोहित जो वहां लिखा था वो आप यहाँ भी लिख सकते हो, तो सीधे सीधे रोहित की पत्नी हो गई। अब सवाल क्या पूछा गया था ये बताओ, तो बताइए कि सुनीता से रोहित का, यही था ना, रोहित का क्या संबंध है? तो देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा सर, जिसके साथ में से लिखा हो उसका रिश्ता कभी मत बताना, जिसके साथ से लिखा उसका रिश्ता नहीं बताया जाता, कभी नहीं बताया जाता। तो फिर बताना किसका है? रोहित का। कि रोहित का क्या रिश्ता है ये बताना है। तो बेटा जो रोहित है वो क्या लग रहे हैं? सुनीता के पति लग रहे हैं। तो पूछा गया कि बताइए सुनीता से रोहित का क्या संबंध? रोहित का, तो रोहित के बारे में बताना है, तो रोहित के बारे में बताना है, तो आंसर क्या आएगा? पति। अगर पूछा होता सुनीता का रोहित से, रोहित से, तो क्या बताते हैं? तो फिर आपको बताना पड़ता सुनीता के बारे में, तो आप क्या बताते? पत्नी। और अगर बोलते कि सुनीता और रोहित में, सुनीता और रोहित में क्या संबंध है, तब क्या होता? तब होता आंसर पति। क्या बात समझ पा रहे हैं? लिखिए अगला सवाल, लिखिए अगला सवाल। यदि W के बाद कॉमा लगाइएगा, कॉमा,
तथा y की बहन है। x y नहीं होता, x y z, वही आपने लिखा w x तथा y की बहन है। आगे लिखिए, आगे लिखिए, आगे लिखिएगा, लिखिएगा q q q w के पिता है, q w के पिता है भैया, देखो ठीक। और आगे अगला लिखिए, लिखिए y r की संतान है, y r की संतान है। तो बताइए कि निम्न में से, कौन सा कथन, निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं है। तो बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं है। तो बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं है। अब आपको कथन नोट करने, ऑप्शन नोट करने हैं। ऑप्शन लिख लीजिए। पहला x w का भाई है। दूसरा r w की माता है। तीसरा दिया है, तीसरा है w q की बेटी है। चौथा दिया है सर, चौथा है भैया y r का बेटा है। फिर है ये दिया हुआ ऑप्शन। ऑप्शन बोलिए भाई, पक्का? पहला सही लग रहा है? ठीक, बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, कौन सा होगा आंसर? अच्छा, पहला और चौथा सही है? ऐसा नहीं लग रहा कि पहला भी गलत चौथा भी गलत? मतलब गलत नहीं कह सकते, कोई कह सकते। वेरी गुड। देखिए तरीका सोचिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आइए सुनते हैं सवाल क्या था। सवाल ये था कि W किसकी बहन है? X और Y की। अच्छा, अगर X और Y दोनों की बहन होगी तो W एक लड़की होगी। सही बात है। W अगर X और Y की बहन है तो क्या जो X और Y होंगे वो इसके भाई होंगे क्या? वो जरूरी नहीं है सर। दो भाइयों की भी बहन हो सकती है और दो बहनों की भी तो बहन हो सकती है। क्या हमारी बात समझ रहे हैं? आप W और X और Y के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। जो X और Y है वो लड़के भी हो सकते हैं और लड़कियां भी हो सकती है, कोई पता नहीं। अच्छा, X और Y कुछ भी हो, लड़का लड़की, कोई दिक्कत नहीं। कुल मिला के W X Y तीनों होंगे सिबलिंग, होंगे भाई बहन। क्या ये बात हम सही बोल रहे हैं? X और Y का जेंडर भले हमको ना पता हो, लेकिन इतना जरूर पता है कि गुरुजी W X Y जो तीनों है ना वो होंगे सगे भाई बहन। क्या हमारी बात सही है? तीनों होंगे सिबलिंग। जी, आगे क्या बोला गया? Q W के पिता। अच्छा, Q अगर W के पिता होंगे तो तीनों के पिता होंगे। तीनों के पिता
हमने कहा कौन है, क्यू है, ठीक है क्यू है। आगे बताइए, वाई किसकी संतान है, आर की। अच्छा अगर वाई अगर संतान होगी आर की तो तीनों ही संतानें होंगी, तीनों किसकी संतानें होंगी, आर की, तीनों आर की संतानें होंगी। तो ये तीनों संतानें मिलकर आर को कहेंगी क्या, तो अगर बेटा पिता उनको कह रही है और संतान आर की भी है तो फिर आर को तो माता ही कहेंगी, मम्मी कहेंगी, क्या सहमत नहीं हो गया, ये तीनों संतानें मिलकर आर को क्या कहेंगी, माता या मम्मी। क्या बात सही है, तीनों संतानें क्यू को पिता कह रही हैं और आर को मम्मी कह रही है, बहुत बढ़िया बात है। हमसे पूछा ये कहता कि बताइए निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं है, इसका मतलब कि निश्चित रूप से गलत। आपको वो बताना है जो कंफर्म गलत है। पहला, x w का भाई है, आप बताओ जो x है क्या वो w का भाई है कि हो सकता है, कंफर्म तो नहीं है। तो अगर कंफर्म सही नहीं है तो क्या कंफर्म गलत है, कंफर्म गलत भी नहीं है, बेकार है ऑप्शन, हटाओ। दूसरा, r w की माता है, देख कर बताओ r w की माता है कि नहीं, और माता तो है, पर ये तो सही निकला है, आपको सही चाहिए था कि गलत चाहिए था, गलत, बेकार है, हटाइए। तीसरा, w q की बेटी है, बताइए जो w है क्या वो q की बेटी है कि नहीं, सर बेटी तो है, बात तो सही है, लेकिन हमको चाहिए था गलत, बेकार है। चौथा, y r का बेटा है, बताइए जो y है वो r का बेटा है कि बेटी है कि दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, तो कंफर्म गलत नहीं कह सकते हैं। लास्ट, r q का पति है, बताइए r q का पति है कि r q की पत्नी है, पत्नी है, इन्होंने क्या कहा उनसे, पति है, इसलिए कंफर्म गलत कौन सा हुआ, ऑप्शन। क्या हमारी बात समझ रहे हैं भैया, समझ पा रहे हैं, आंसर आ गया। अब आपको हम बहुत कीमती चीज बताने जा रहे हैं, सुनना, कीमती क्यों, उसकी वजह है क्योंकि आमतौर पे ऐसे क्वेश्चंस में लोग गलती कर देते हैं। नन ऑफ दीज एक ऑप्शन दिया है और क्वेश्चन वही जो अभी आपने थोड़ी पहले लिखा था कि बताइए निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं है, और ऑप्शन यही है, बताओ भाई, नहीं सोच लो, पहला वाला तुम्हें सही लग रहा, अरे ऑप्शन देख लो, इनमें से कोई नहीं का मतलब ये कि इनमें से कोई ऑप्शन सही है ही नहीं, सोच लो तब बताना। क्वेश्चन वही, सब कुछ वही, ऑप्शन ये केवल बदले। हाँ भाई, तुमको हमने भटकाने की कोशिश की, तुम भटक गए, हमने तुम बहुत देर तक नहीं भटके थे, अच्छा लग रहा था, लास्ट में तुम बड़े क्लियर हो गए। आंसर है चौथा, भटक तो पहले बोल रहे ना सर, चौथे बोल रहे, चौथा वाले हाथ उठाए, चौथा 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 चौथा, अभी चौथा मान लो, और मान लो चौथा सही है, आपसे करके बताते हैं कैसे सही है। इसमें ये बोला था इनमें से कौन सा कथन निश्चित रूप से गलत है, निश्चित रूप से सही नहीं का मतलब निश्चित रूप से गलत है, यही मतलब हुआ, निश्चित रूप से गलत है। आप मुझे बताओ पहला वाला निश्चित रूप से गलत है क्या, पहला गलत हो सकता है, इन्होंने क्या मांगा आपसे, कौन सा निश्चित रूप से गलत है, तो इस वजह से देखा जाए तो निश्चित रूप से कोई गलत नहीं है, पहला भी नहीं है, आंसर क्या होगा सर, चौथा। क्या हमारी बात समझ पा रहे हैं, आंसर क्या हुआ, चौथा। अच्छा क्वेश्चन की भाषा अगर मैंने ये बोली होती कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है या गलत हो सकता है, गलत है या गलत हो सकता है, अब बताओ, आप पहले से क्या हमारी बात समझ रहे हैं, और कौन सा निश्चित रूप से गलत है, तो इनमें से देखो गलत दिखते हुए भी हम गलत लगा नहीं पा रहे, हम लोग कौन सा लगाने जा रहे हैं, चौथा। क्या बात समझ में आ रही सर, ठीक है। तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो बहुत मायने रखती है। क्या प्रियांशु भैया, क्या शीट की व्यवस्था हो पाएगी, आप लोगों ने टेस्ट कॉपी कर दी, कितने नंबर का टेस्ट था, इसमें लिखा हो 24, कोई 24 में 24 वाला था क्या, 23, 22, 21, 20, 19, 18, क्यों हाईएस्ट कितने थे इसमें, किसके अरे कौन है बताओ, तो 18 कितने अपने इसमें 19 हाईएस्ट तो तुम्हारे, तुम साथ बैठे हो, सेकंड हाईएस्ट है, उसके ऊपर मानो 23 है, कोई नाम देखा था क्या, नहीं 23 प्रिंस के ही है, तुम्हारे ही 23 है, तुम कहाँ फोटो खींच ला, तुम
प्रिंस तुम्हारा हाईएस्ट है भाई। अंकित के 23 है, प्रिंस के 19 है। अच्छा राज भैया पुरस्कार की धनराशि उपलब्ध करवाई है। तुम लोग पुरस्कार की धनराशि में हंसते हो। हमारे गुरुजी बीएससी में हमारा टेस्ट लेते थे और हमको 3 रुपए का रजिस्टर देते थे, पतला वाला खराब पन्ने 3 रुपए कह रहे हैं, 5-7 रुपए का आता होगा। हम मेरा अनुमान ये है, टेस्ट कॉपी टाइप का नहीं आता, टेस्ट कॉपी छोटी सी पतली सी खराब पन्ने सस्ते से सस्ता जो वो देते थे। और भाई साहब मैं उसमें लिखता नहीं था, लिखूंगा तो वो रजिस्टर हमारा इनाम बेकार नहीं हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसको हम सहेज के रखते थे, बहुत बड़ी बात है। हाँ पूछो, ये प्रथम वाले को और ये सेकंड वाले को। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया अंकित, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी एक दिन एक लड़का आया था, अर्पित गुप्ता, LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर, शायद मुलाकात करवाई थी है ना। तो उसने एक बात आप लोगों से बोली थी, अगर याद हो, उसने एक बात बोली थी, आपको याद होगा कि आप में से किसका नाम सर को डायरेक्ट पता है। और सही बता रहे, सुबह से शाम यहाँ लगभग 12-1400 लोग पढ़ते होंगे, हमें गिनती के 10 लोगों का नाम पता हो तो बड़ी बात है। नाम ही नहीं पता होता, गुरुकुल में पढ़ाया करते थे, नाम ही नहीं किसी को पता, ना कभी जरूरत सब्जी जानने की। जिसका नाम पता होना चाहिए उसका नाम ऑटोमेटिक पता चल जाता था। स्टूडेंट कुछ ऐसा काम करे कि नाम पता चल जाता था। उसने एक बात और बोली थी कि सर आप में से किसके घर के फैमिली फंक्शन में गए या शादी में कभी गए हो। उसने बात बोली थी, अगर याद हो किसी को, ये हकीकत है, हम कभी किसी के नहीं जाते, समझ रहे हैं जनरली। तो स्टूडेंट खुद से, ऐसा नहीं कि कोई बुलाए तो मत जाते नहीं है, बुलाता है तो बिल्कुल जाते हैं। और इसका ये मतलब नहीं कोई बुलाता नहीं, ये भी नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि स्टूडेंट को इतना विश्वास ही नहीं होता कि सर हमारे यहाँ आएंगे, क्योंकि उसने कुछ ऐसा विशेष किया ही नहीं होता है। बात समझ रहे हैं। तो नाम बड़े कम उनको याद रह पाते, ये हमारे अंदर एक खराबी है। और जो नाम याद रह जाते हैं वो नाम वाकई में हम मानते हैं कि वो विशेष है, ये सच्चाई है। हम बहुत ही लिमिटेड नाम याद कर पाते हैं, ज्यादा नाम को याद नहीं रह पाते। तो इसलिए कोशिश करके आप लोग विशेष रहो। मैं देखो, हमको नाम याद होना कोई बहुत बड़ी, हम कोई गवर्नर थोड़ी ना है राज्य के कि हमको नाम याद हो जाए बहुत बड़ी बात, आपने मेडल जीत दिया। लेकिन मेरी नजर में तुमने मेडल ही जीत दिया, सही बता रहे हैं मेरी नजर में, क्योंकि हम अपने आप में ये कमी को जानते हैं कि हम नाम ज्यादा लोगों के याद नहीं रख पाते। लेकिन अगर फिर भी याद है तो इसका मतलब वाकई में बहुत बड़ी बात है। मेरी नजर में तुम मेडल ही जीते हो, ये तुम समझ लो, ठीक है। तो और रिजल्ट में जब नाम थोड़ा सा ऊपर आता है, रैंकर में आता है, तो अच्छा लगता है आपको भी और हमें भी। तो कोशिश करके टेस्ट में जरूर शामिल होइए। पहला तो ये करिए, जरूर शामिल होइए, कुछ भी हो टेस्ट जरूर देना है, चाहे जो हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, अरे इस बार हम कहते हैं 24 में हमारे 11 नंबर आए, कोई नहीं, अगली बार 12 आएंगे, 13 आएंगे, धीमे धीमे इंप्रूवमेंट होता है, ठीक है। कभी स्थिति ये भी आएगी, 19, 20, 21 भी आएंगे, ठीक। तो टेस्ट हमेशा जब होता है तब देना है, टेस्ट कभी छोड़ना नहीं है। और एक बात अपने और देखिए, टेस्ट के जो क्वेश्चंस होंगे वो कोई चलता हुआ क्वेश्चन नहीं देते हम कि टेस्ट को एक औपचारिकता के तौर पे आप ले लो। टेस्ट में नॉर्मल टेस्ट में नहीं होता है। अगर नॉर्मल होता तो सबके 24 में 24 आ जाते, नॉर्मल तो नहीं था इसका मतलब, है ना। राष्ट्रीय एंकर टेस्ट के सॉल्यूशन का वीडियो इनको मिल गया क्या? आ गया आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके टेस्ट के सॉल्यूशन का वीडियो आ गया होगा, आप देख लीजिएगा, ठीक। तो जल्दी से देख लेना। और एक आप ये टेस्ट नंबर कौन सा था जो अभी हुआ था शनिवार वाला, थर्ड था। तो एक काम करिएगा, कल आप लोग टेस्ट नंबर 2 लेकर आएंगे। टेस्ट नंबर 2 आपका एक पेंडिंग है, याद आया वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। अच्छा, इसमें सॉल्यूशन हो चुका है, तुम्हें टेस्ट 2 सॉल्व हो चुका है, लेकर नहीं आएंगे, हम ये कह रहे थे। टेस्ट 2 सॉल्व हो चुका है ना, आप तो वो लेकर नहीं आएंगे, तो सब यही बोल रहे थे। टेस्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन का वीडियो आपके पास आ गया होगा, बस से बैकोच में। तो कल मिलेंगे तो ब्लड प्रेशर की शीट लगा के आइएगा, कल हम शीट के आंसर बोलेंगे, ठीक है। और शीट लेकर जरूर आना ब्लड प्रेशर, कल हम आंसर बोलेंगे, ठीक। ओके, थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।